नमस्कार छात्रों। बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर में आज हम पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे डार्विन और डार्विनवाद पर। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने प्राकृतिक अध्ययन द्वारा विकासवाद और जीव विकास के अति सुंदर सरल विधि से प्रमाण सहित व्याख्या की। सन 1837 में जब वे केवल 22 वर्ष का था, उसने बीगल नामक ब्रिटिश लड़ाकू जहाज पर संसार की यात्रा की थी। यात्रा के दौरान उसने विभिन्न देशों एवं टापू पर उसने असंख्य जीवों को देखा। उसने नाना प्रकार के पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को एकत्रित किया। इनके अध्ययन पर डार्विन ने देखा कि जीवन में बहुत सी भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती है। इन भिन्नताओं में से कुछ भिन्नताएं वंशागत होती है तथा इसके कारण जीवों की नई किस्में बनती है। डार्विन ने यह भी देखा कि मनुष्य अक्सर सुंदर एवं विशेष लक्षण वाले कबूतरों को ही अंडे देने देते हैं और विशेष लक्षण वाले कबूतरों को अंडे देने देते हैं। इसी प्रकार गाय और सांड के सहयोग से अधिक दूध देने वाली गाय उत्पन्न की जाती है तथा अच्छी नस्ल के जंतुओं को ही मनुष्य संरक्षण प्रदान करते हैं। डार्विन ने विचार व्यक्त किया कि यह छँटनी प्रकृति में भी संभव होनी चाहिए। उसी समय प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर विवेचन पढ़ने पर उसे अपने वाद को समर्थन मिला, किंतु वालेस ने 1823 और 1913 में डार्विन के साथ स्वतंत्र रूप से इन्हीं विचारों को प्रकट किया और दोनों के विचार साथ साथ सम्मिलित रूप से 1858 में प्रकाशित हुए। किंतु इनका अधिक श्रेय डार्विन को ही जाता है, क्योंकि एक वर्ष के बाद उसने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक से बहुत से तथ्यों की विस्तृत व्याख्या की। इस पुस्तक में उसने जैव विकास की क्रिया को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया तथा समझाया कि इस प्रकार जीव अपने वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं, संतानें उत्पन्न करते हैं। इसके विपरीत वे जीव जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल नहीं बना पाते हैं, कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। अरे प्रकृति में एक प्रकार की छँटनी हुआ करती है। डार्विन के सिद्धांत को प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन 6 तथ्यों पर आधारित है। इन 6 तथ्यों में सबसे पहले संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण, विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, वातावरण के प्रति अनुकूलन और नई जातियों की उत्पत्ति। ये 6 बिंदु हैं। पहला बिंदु, जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर संभावना, इनॉर्मस फर्टिलिटी इन द ऑर्गेनिज्म। समस्त जीवधारियों में संतान उत्पन्न करने की असीम क्षमता पाई जाती है। संतानोत्पत्ति के स्वाभाविक इच्छा तथा आपात क्षमता होती है। सबसे धीमे प्रजनन करने वाले जंतुओं का ही उदाहरण है। यदि हम एक खरगोश को एक वर्ष में 4 बार बच्चे देता है और हर बार 4 से 6 बच्चे उत्पन्न करता है, प्रत्येक शिशु खरगोश 6 माह की आयु प्राप्त करने पर बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम समुद्री सिप्पी को देखें तो प्रति वर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। एस्केरिस एक परजीवी होता है, अपने जीवन काल में 2,70,00,000 अंडे देता है। हाथियों के एक जोड़े से 750 वर्षों में लगभग 19 लाख हाथी बन जाते हैं। पौधों से गिरने वाले बीजों की संख्या तो अनगिनत होती है। चौलाई के पौधों से 20 लाख बीज, मशरूम से 2 अरब बीजाणुओं का निर्माण होता है। अगर समस्त अंडों से बच्चे निकल जाए, समस्त बच्चे जीवित रहें, तो कुछ ही वर्षों में पृथ्वी पर खाली स्थान नहीं प्राप्त हो सकेगा। किंतु प्रकृति में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि समस्त अंडों से बच्चे नहीं बन पाते, समस्त बच्चे वयस्क अवस्था तक नहीं पहुंच पाते और समस्त वयस्क भी जीवित नहीं रह पाते। जैसे सीपियों के अंडों को मछलियाँ खा जाती है, शेष अंडों से निकले बच्चे कुछ अन्य जंतुओं का आहार बन जाते हैं।
छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक जीव की बहुत सी संतान व्यस्त बनने से या उससे पूर्व ही किसी न किसी कारणों से नष्ट हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न जीवों में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं होने पाता। जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एक्सिस्टेंस। हम देखते हैं कि पेड़ पौधों, जंतुओं दोनों में ही जनन की असीम क्षमता होने पर भी उनकी संख्या लगभग स्थिर बनी रहती है। इससे स्पष्ट है कि जीवित रहने वाले अधिक से अधिक भोजन और स्थान प्राप्त करने के लिए जीवों में एक स्पर्धा सी रहती है। इसी स्पर्धा को जीवन संघर्ष कहते हैं। इस संघर्ष के फलस्वरूप केवल वही जीव जीवित रह पाते हैं जो इस संघर्ष में सफल होते हैं, और कमजोर जो जीव होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। विभिन्नताएं और आनुवांशिकता, वेरिएशन एंड हेरिडिटी। जीवित रहने के लिए समस्त जीवों को समान संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि कुछ जीव अन्य जीवों की अपेक्षा उस वातावरण में रहने के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। यहाँ तक कि एक ही माता पिता की दो संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। उनके रंग रूप की बात तो अलग रही, उनकी नाक कान तक में भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार प्रकृति में अन्य जातियों के जीवों में भी विभिन्नता दिखाई देती है। ऐसे जीव जिनमें ये विभिन्नता वातावरण के अनुकूल होती है जीवित रहते हैं, शेष नष्ट हो जाते हैं। ऐसी सभी विभिन्नताएं संतानों में वंशागत होती है ताकि वे भी उस वातावरण में रहने के लिए उतने ही उपयुक्त हो सके। यह क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है और प्रत्येक पीढ़ी के जीवों में कुछ न कुछ रूपांतरण होता रहता है। अतः हम उस जाति के केवल वे ही जीव जीवित रहते हैं जिनमें विभिन्नताएं परिस्थितियों के अनुकूल होती है। समर्थ का जीवत्व या प्राकृतिक वर्ण, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बाय नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वही जंतु जीवन को प्राप्त करते हैं जिनकी रचना उस वातावरण में रहने के अनुकूल होती है। इसके विपरीत जिन प्राणियों की रचना वातावरण के अनुकूल नहीं होती वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। लाभदायक भिन्नताएं या लक्षण संतान द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचती है। ये विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में एकत्रित होती जाती है, जिससे उस पीढ़ी के जीव पिछली पीढ़ी के जीवों की अपेक्षा वातावरण में अधिक अनुकूल होते हैं। प्राकृतिक संघर्ष में वातावरण के अनुकूल जीवों के जीवित रहने तथा प्रतिकूल जीवों के नष्ट होने को ही प्राकृतिक वर्ण कहते हैं। जीवधारियों में ये परिवर्तन एकत्रित होकर नई जातियों का विकास करते हैं। वातावरण के प्रति अनुकूलन, एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। किसी भी स्थान का वातावरण स्थिर नहीं रहकर सदैव परिवर्तित होता रहता है। वातावरण में रहने के लिए जीवों को भौतिक वातावरण जैसे नमी, सूखा, तूफान, शीत, तड़ित बिजली आदि से जूझना पड़ता है। ऐसे वातावरण में वही जीव जीवित रहने में समर्थ होते हैं जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुकूल बदलने की क्षमता होती है। अन्य सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। मीसोजोइक काल में विशालकाय रेप्टाइल्स इसका अत्यंत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मीसोजोइक युग में इन विशालकाय रेप्टाइल्स का प्रभुत्व और साम्राज्य था, किंतु उस युग के अंतिम काल में वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति ये जंतु अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाए, जिसके फलस्वरूप समस्त विशालकाय रेप्टाइल्स नष्ट हो गए। किंतु छोटे छोटे जंतुओं ने अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल दिया है और वे ही जीवित रहने में सफल हो पाए। नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। डार्विन के अनुसार केवल वही जीव जीवित रह पाते हैं जिनमें उस वातावरण के अनुरूप विभिन्नता उत्पन्न करने का सामर्थ्य होता है। इसलिए प्रत्येक जीव वातावरण से संघर्ष करने के कारण अपने पूर्वजों से भिन्न होता है। ये भी बताएं कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो विभिन्नता होती है वो एकत्रित होती रहती है और एक समय ऐसा आता है जब नए जीव
अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको एक नई जाति का स्थान दिया जाता है। इसी आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के सिद्धांत का प्रतिपादित किया। उदाहरण के लिए शेर पैंथेरा लियो, चीता पैंथेरा टाइग्रिस, तेंदुआ पैंथेरा पार्ड्स इत्यादि एक ही स्पीसीज की रचना में ये एक दूसरे और स्वभाव में इतने मिलते जुलते हैं कि ये सभी मांसाहारी है और इनकी उंगलियों पर नुकीले नखर लगे होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इनका विकास एक ही प्रकार के पूर्वजों से हुआ होगा। वातावरण का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इनमें परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे ये परिवर्तन इतने अधिक हो गए कि तीनों ने अपनी अलग अलग जातियां बना दी और प्राकृतिक वर्ण के आधार पर नई जातियों का बनना ही डार्विनवाद का उद्देश्य है। डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद के विरुद्ध उठाई गई मुख्य आपत्तियां। डार्विनवाद ने नवीन अंगों के उद्गम को स्पष्ट नहीं किया। इससे दांत में यद्यपि योग्यतम की अतिजीविता की बात नहीं कही गई है, परंतु योग्यतम के उद्गम और आगमन का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में यदि टार्पिडो जैसे प्राणियों का उदाहरण लिया जाए तब हम देखते हैं कि इस मछली में पाया जाने वाला विद्युत अंग मात्र पूर्ण रूप से विकसित होने पर ही जीवन उपयोगी हो सकते हैं। यदि इनका विकास सेने सेने हजारों वर्षों में विभिन्नताओं से होगा तब आरंभिक अवस्थाओं में ये कभी भी उपयोगी नहीं होंगे। अतः इस प्रकार के अंगों का विकास योग्यतम की अतिजीविता के विरुद्ध है। इसी प्रकार प्रारंभिक चिड़िया में अग्रपाद का आरंभिक सुख परिवर्तन रूप ही उड़ान में कोई सहायता नहीं कर पाता होगा और चिड़ियों को योग्यतम बनने में लाखों वर्ष लगे होंगे। इस स्थिति में अपूर्ण अंगों से किस प्रकार अयोग्य जंतु योग्यतम बनने तक की विकास को निर्धारित दिशा में बढ़ते रहें, यह स्पष्ट नहीं है। डार्विनवाद ने आवश्यकता से अधिक विकसित या अति विशिष्ट अंगों का स्पष्टीकरण भी नहीं देता। उदाहरण के लिए आयरलैंड के बारहसिंगा के सिर पर सिंगों का जाड़ होता था, जिसके कारण उसका जीवन अक्सर खतरे में पड़ा और अंत में इसी कारण इस जंतु का विलुप्तीकरण हो गया। मीसोजोइक महाकल्प में डायनासोर, जेफरसन मैमथ भी योग्यतम की अतिजीविता के सिद्धांत के विरुद्ध माने जाते हैं। यदि प्राकृतिक वर्णवाद कार्य करता है और प्रकृति मात्र योग्यतम की अतिजीविता को निर्धारित करती है, तब ऐसे अति विशिष्ट और अनावश्यक अंगों का विकास नहीं होना चाहिए। प्रकृति के ऐसे ही अति विशिष्ट और अनावश्यक अंगों के अनगिनत उदाहरण पाए जाते हैं। प्राकृतिक वर्णवाद से अपरासी अंगों का स्पष्टीकरण नहीं होता है। इस नियम के अनुसार जब कभी कोई अंग अनुपयोगी हो जाता है तब उसे प्रकृति द्वारा परित्याग करके समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के अंग बहुधा जीवन संघर्ष में हानिकारक सिद्ध होते हैं। परंतु ऐसे अनुपयोगी अपरासी अंग जीवधारियों में अन्य उपयोगी अंगों के साथ साथ वंशानुगत होते रहते हैं। अधिकांश सूक्ष्म विभिन्नताएं अस्थायी कारिक भिन्नता के रूप में होती है, जिनका उद्विकास में कोई महत्व नहीं होता। डार्विन ने कायिक और जनिक विभिन्नता में कोई भेद नहीं किया। यह स्पष्ट है कि उद्विकास की प्रक्रिया को मात्र जनिक विभिन्नता ही आगे बढ़ाती है। यद्यपि डार्विन के वर्णवाद में लेमार्क के सिद्धांत की आलोचना की गई है, तथापि डार्विन ने उपार्जित लक्षणों की आनुवंशिकता को नकारा भी नहीं। लेमार्क के उपयोग और अनुप्रयोग के सिद्धांत का भी आश्रय लिया। डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण आपत्ति यह है कि यह नियमानुसार नवीन विविधताएं उस समय समाप्त हो जाती है
जब विभिन्नता युक्त प्राणी का संकरण विभिन्नता विहीन प्राणी से कराया जाता है, परंतु आधुनिक आनुवांशिक नियमों से यह सिद्ध है कि इस प्रकार के वर्ण संकरों में बाहरी रूप में कुछ लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, अर्थात अप्रभावी हो जाते हैं, परंतु अवसर मिलने पर फिर प्रकट हो जाते हैं। डार्विन द्वारा दी गई पेंजिन परिकल्पना आधुनिक आनुवांशिकी के नियमों से आधारहीन और अवैज्ञानिक परिकल्पना सिद्ध हो गई। वास्तविक रूप में जीवन संघर्ष इतना भयानक नहीं होता है जितनी परिकल्पना डार्विनवाद में प्रस्तुत की गई है कि जंतु जातियों की विशाल विनाश लीलाओं, जिनसे डायनासोर जैसे समूह समाप्त हो गए, का संबंध सूक्ष्म विभिन्नताओं से नहीं था। प्राकृतिक वर्णवाद की प्रक्रिया में इस प्रकार का अचानक विलुप्तीकरण असंभव है। प्राकृतिक वर्ण जीवधारी के किसी विशिष्ट अंग अथवा लक्षण पर कार्य नहीं करके संपूर्ण शरीर पर प्रभाव डालता है। जीवन संघर्ष के परिणामों और उद्विकास की दिशा को निश्चित रूप से बताना असंभव है। प्राकृतिक वर्णवाद लैंगिक द्विरूपता का स्पष्टीकरण नहीं देता। प्राकृतिक वर्णवाद में संक्रमण प्रकारों की अनुपस्थिति को स्पष्ट नहीं करता, उनके जीवाश्म भी नहीं मिलते और स्पष्ट है कि संक्रमण इतना क्रमिक नहीं हुआ होगा जैसा डार्विन ने प्रतिपादित किया है। यह भी संदेहपूर्ण लगता है कि प्राकृतिक संकटों के विरुद्ध संघर्ष में छोटी छोटी विभिन्नता हितकारी होंगी। डार्विन ने कायिक और जनिक विभिन्नताओं में अंतर स्पष्ट नहीं किया। डार्विन ने संकरों की वन्यता का कारण नहीं स्पष्ट किया। यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या वृत्तियां उपार्जित होती है और क्या वातावरण से रूपांतरित हो जाती है। तो डार्विनवाद में इस प्रकार की अनेक जो आपत्तियां उठी, उसके फलस्वरूप डार्विनवाद को कुछ नए संशोधित रूप में प्रस्तुत करना पड़ा, जिसे नव डार्विनवाद कहते हैं। तो अब हम देखते हैं नव डार्विनवाद। डार्विनवाद की उपरोक्त आलोचनाओं के कारण ये सिद्धांत निरंतर विवादास्पद बना रहा, परंतु अनेक वैज्ञानिकों ने आधुनिक खोजों के आधार पर आवश्यक परिवर्तन करके इस सिद्धांत को एक शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया तथा अनेक प्रयोगों से प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत की पुष्टि की कि डार्विनवाद के इस परिवर्तित रूप को नव डार्विनवाद कहा जाए। इसके समर्थक जितने भी थे उन सभी को नव डार्विनवादी कहलाते हैं। प्रमुख जो नव डार्विनवादी हैं उनका नाम है T.H. हैक्सले, हर्बर्ट स्पेंसर, D.S. जॉर्डन, एसा ग्रे, ए टेकल, ए विजमान। ये ऐसे नाम हैं जो नव डार्विनवादी के नाम से जाने जाते हैं। इनका विचार है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत द्वारा उद्विकास प्रक्रिया का पूर्ण स्पष्टीकरण संभव है, परंतु विजमान और उनके सहयोगी के विचार में मात्र प्राकृतिक वर्ण ही सिद्धांत में मान्य तथ्य है तथा शेष बातें अमान्य है। ए विजमान ने अपने जन्म द्रव्य सिद्धांत द्वारा जनन तथा कायिक द्रव्य में भेद स्पष्ट किया, परंतु उत्परिवर्तन की भूमिका को नहीं पहचाना। डार्विन तथा विजमान के चिंतन में एक महत्वपूर्ण भेद यह है कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण को अनुकूलन के लिए एकमात्र कारक माना, परंतु नव डार्विनवादियों का विचार है कि अनुकूलन अनेक कारकों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं और प्राकृतिक वर्ण इनमें से एक कारक है। नव डार्विनवादियों का यह भी मत है कि जंतुओं में वंशानुगत होने वाले लक्षण स्वयं सीधे वंशानुगत नहीं होते हैं। वास्तव में इन लक्षणों की वंशागति कुछ निर्धारकों अथवा बायोफोर्स पर निर्भर करती है। किसी जंतु के अंतिम लक्षणों की वंशानुगति निर्धारकों, जंतु की गतिविधियां और विकास के समय उपलब्ध वातावरणीय कारकों की आपसी अनुक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। आधुनिक मतानुसार जैव विकास का माध्यम समस्त विकासीय प्रक्रिया की कच्ची सामग्री वंशागति विभिन्नता होती है और समस्त वंशागत विभिन्नताओं पर कार्यरत वर्णवाद क्रमिक विकास की क्रियाविधि होती है। इसके कुछ बिंदु इस प्रकार: जनसंख्या तथा जीन पूल, योग्य विभिन्नताओं का वंशागत होना, प्राकृतिक वर्णवाद। पहला, जनसंख्या तथा जीन पूल। एक ही जाति के प्राणियों का भौगोलिक रूप से स्थानगत समूह
जनसंख्या समष्टि कहलाता है। उनके मध्य जनन संभव है, इसलिए जनसंख्या के संपूर्ण आनुवंशिक भाग का समवकुलन तथा पुनः समवकुलन होता रहता है। सप्लिंग और रीसप्लिंग होती रहती है। समष्टियों में पड़ोसी सदस्यों के मध्य कभी कभी संकरण भी होता रहता है। इसलिए एक जनसंख्या का जीन कोष पड़ोसी समष्टियों के जीन कोषों से संबंध रहता है। एक समष्टि के संपूर्ण जीन को जीन पूल कहा जाता है। इसमें लगातार सफलिंग समवकुलन होता रहता है, इसी कारण जैव विकास होता है। योग्य विविधताओं का वंशानुगमन, उत्परिवर्तन, लैंगिक संयोजन से वंशागत योग्य विभिन्नता उत्पन्न होती है। अधिकांश उत्परिवर्तन अप्रभावी होते हैं, परंतु लाभदायक जीन प्राकृतिक विवरण के कारण कम लाभदायक एलिलोमॉर्फ्स पर प्रभावी बन जाते हैं। प्रत्येक पीढ़ी में उत्परिवर्तन के कारण जंतु नई विभिन्नता प्रदर्शित करता है। जब ये परिवर्ती जंतु जीवित रहकर अपने संतति उत्पन्न करते हैं तो उनकी आनुवंशिक नवीनताएं जनसंख्या के जीन पूल में परिलक्षित हो जाती है। ये नवीनताएं अनवरत सभी सदस्यों में संप्रेषित हो जाती है। प्राकृतिक वर्णवाद, नई विभिन्नताओं का प्रसार प्राकृतिक वर्ण पर निर्भर करता है। प्राकृतिक वर्ण विभेदक जनन का ही दूसरा नाम है। समष्टि के कुछ सदस्य अन्य सदस्यों की तुलना में अधिक संतान उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ये कम संतान पैदा करने वाले जंतुओं की तुलना में अधिक संतान पैदा करने वाले जंतु अगली पीढ़ी में जीन पूल में जीन्स की अपेक्षा कर अधिक प्रतिशतता प्रदान करते हैं। इसलिए विभेदक जनन इसी प्रकार पीढ़ियों तक होता रहे तो अधिक जनन करने वाले जंतु जनसंख्या में अधिक जंतु प्रदान करेंगे। इस कारण जनसंख्या के जीन पूल में उनके जीन अधिक प्रचलित हो सकेंगे। नव डार्विनवादियों ने अपने मत को पुष्ट करने के लिए अनेक प्रयोग किए, जिनमें से प्रमुख प्रयोग वेल्डन के परीक्षण, मेंटिस के साथ सेस्नोला के परीक्षण, तितली के प्यूपे के साथ पाउल्टन व सेंडर्स के परीक्षण और चूजों के साथ डेवनपोर्ट के परीक्षण। पहले वेल्डन के परीक्षण को देखते हैं। वेल्डन ने अपने परीक्षणों द्वारा सिद्ध किया कि परिवर्तित वातावरणीय परिस्थितियों में प्राकृतिक वर्ण सूक्ष्म परिवर्तनशील विविधताओं पर प्रभाव डालता है। तथा डार्विन के अनुसार इस प्रकार जाति में परिवर्तन उत्पन्न होता है। इन प्रयोगों में नदी के पानी की गति को प्लाईमाउथ साउंड के मुहाने के पास एक विशाल तरंग रोधक रखकर कम किया गया था। तरंग रोध में परिणामतः वहाँ पर चीनी के लिए मिट्टी का अधिक जमा हुआ और उसके कारण बहुत से केकड़ों की मृत्यु का कारण बना। जीवित रहने वाले केकड़ों में फ्रंटम की चौड़ाई नष्ट हुए केकड़ों के फ्रंटम की चौड़ाई की तुलना में कम पाई गई। परिवर्तित वर्षों में फ्रंटम की चौड़ाई धीरे धीरे कम होती गई। इस उदाहरण में प्राकृतिक वर्ण के प्रभाव की तीव्र गति से देखी जा सकती है। दूसरा, मेंटिस के साथ सेस्नोला के परीक्षण। मेंटिस रिलीजियोसा जाति के प्राणियों सेस्नोला ने अपने वर्ण चिन्हों को वर्णात्मक महत्व की परीक्षा के लिए चुना। उनमें से अनुकूल पृष्ठभूमि वाले वर्ण के अधिकतर सदस्य बच गए, जबकि अन्य प्राणी पक्षियों द्वारा खा लिए गए। तितली के प्यूपे के साथ पाउल्टन और सेंडर्स के परीक्षण। विभिन्न वर्णों की तितलियों के असंख्य प्यूपे सुरक्षात्मक वर्ण का पक्ष लेने वाली परिस्थितियों में रखे गए तथा अन्य प्यूपों को विपरीत परिस्थितियों में रखा गया और ये निष्कर्ष निकाला गया कि सुरक्षात्मक वर्ण उत्तरजीविता का वास्तविक कारक है। चूजों के साथ डेवनपोर्ट के परीक्षण। काले, श्वेत, कत्थई, चितकबरे आदि विभिन्न वर्णों के चूजों को मैदान में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ा गया। अधिकतर सफ़ेद और काले चूजे बाजों द्वारा मार दिए गए, जबकि कम स्पष्ट और कत्थई और चितकबरे चूजे अनुकूल पृष्ठभूमि के कारण अधिक संख्या में बच गए। इन प्रयोगों से प्राकृतिक वर्णवाद को ही डार्विनवाद को पुष्ट करने का मुख्य आधार माना गया है, परंतु कालांतर में आनुवंशिकता और वंशानुगति का ज्ञान निरंतर बढ़ता चला गया और 21वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के लंबे अंतराल में इन नवीन खोजों के आधार पर नव डार्विनवाद की एक बार पुनः विवेचना की गई, जिसमें मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, ब्रिज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत, वेगनआर का स्थानिक और भूगोल के पत्थर के प्रभाव का समावेश करके नव डार्विनवाद को आधुनिक और परिपक्व रूप में प्रस्तुत किया गया।
नव डार्विनवाद का आधुनिक और परिपक्व रूप इस प्रकार है। मेंडल के लक्षण विसंयोजन के नियम के अनुसार संतति में माता पिता के लक्षण मिश्रित नहीं होते हैं और अगली पीढ़ी में इन लक्षणों का विसंयोजन हो जाता है। इस प्रकार मेंडल के तीसरे नियम के अनुसार एक से अधिक विकल्प लक्षणों की वंशागति में लक्षणों का स्वतंत्र अव्यूहन का पता चला। ह्यूगो डी व्रेज 1886 और 87 के उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार उद्विकास प्रक्रिया में नवीन जाति का उद्गम अचानक एक चरण में होता है, जिसे उत्परिवर्तन कहते हैं। व्रिज के विचार में नवीन जाति का उद्गम प्राकृतिक वर्ण की मंद गति से हजारों वर्षों में नहीं होकर उत्परिवर्तन द्वारा अचानक एक चरण में होता है। अतः उत्परिवर्तन को ही उद्विकास का मुख्य आधार माना जाना चाहिए। इसी प्रकार वेगनार 1866 में स्थानिक पार्थक्य को उद्विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कारक माना। वेगनर का मत है कि किसी भी जाति, उपजाति या जनजाति के विकास और उद्विकास में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक और स्थानिक पार्थक्य का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसी प्रकार कुछ समष्टि विशेषज्ञों का विचार है कि जंतु और वनस्पतियों में आवास, जल, सौर, प्रकाश तथा भोजन आदि की सुविधाओं के लिए संघर्ष की प्रवृत्ति उतनी नहीं है जितनी कि डार्विन ने बताई। यह सत्य है कि किसी वस्तु में जैव विकास अनेक पीढ़ियों के उपरांत संभव होता है। इस लंबे अंतराल में अनेकों पीढ़ियों या जंतु मृत हो पाते हैं, परंतु जाति विशेष की जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। स्पष्ट है कि जैव विकास का मूल आधार निरंतर बनी रहने वाली जनसंख्या है, नहीं कि जाति का कोई एक सदस्य जो मृत्यु के साथ समाप्त हो गया। अतः जैव विकास की वास्तविक इकाई जो होती है वो जनसंख्या होती है। किसी भी जनसंख्या के वे समान सदस्य जो किसी स्थान विशेष पर रहते हैं, आपस में प्रजनन करके संख्या में वृद्धि करते हैं, डीम समुदाय कहलाते हैं। किसी जनसंख्या की अगली वृहत्तर इकाई को हम प्रजाति या स्पीशीज कहते हैं, जो आगे को टीम से मिलकर जनसंख्या स्तर निर्धारित करती है। इस विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार किसी जनसंख्या का डीम जो वास्तव में आनुवंशिक जनसंख्या है, जैव विकास का मुख्य आधार है। पदार्थ जब तक किसी टीम में जीन्स स्थिर रहेंगे तब तक उस जाति की संख्या स्थिर बनी रहेगी। नई जाति का जैव विकास संभव नहीं होगा। किसी जाति में जीन्स की तुलनात्मक स्थिरता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। जनसंख्या का आकार, प्रजनन प्रक्रिया में किसी प्रकार की विशेष जीन्स का चुनाव नहीं किया जाना अर्थात आकस्मिक मैथुन का पाया जाना, उत्परिवर्तन नहीं होते हैं। जनसंख्या में तो बाहर से प्रवासी सदस्य आते हैं, नई जनसंख्या से कोई सदस्य बाहर प्रवास करता है, तब जनसंख्या में जीन्स अधिक स्थिर और बनी रहती है। ऐसी जनसंख्या जो लंबे समय तक मूल लक्षणों के साथ रहती है, ऐसी जनसंख्या जो लंबे समय तक मूल लक्षणों के साथ बनी रहती है, परंतु जैव विकास के लिए मूल जनसंख्या में जीन्स में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। यहाँ जीन्स से हमारा तात्पर्य जनसंख्या के जीन पूल से है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन आने से नवीन लक्षण वाली जातियों का विकास होता है। जीन पूल में परिवर्तन के लिए जीन उत्परिवर्तन, संकर, कुछ सदस्यों का महत्व के लिए आगमन, उत्प्रवास, प्राकृतिक वर्ण आवश्यक कारक है। इसके अतिरिक्त अर्धसूत्री विभाजन के समय विनिमय, गुणसूत्रों के अभियान से नवीन पुनर्योजना द्वारा भी जीन पूल में परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नई जातियाँ उत्पत्ति होती है। संपूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि आधुनिक नव डार्विनवाद वास्तव में कोशिका विज्ञानी, आनुवांशिक कोशिका विज्ञानी, जनसंख्या अनुवांशिकी, प्राकृतिक वर्ण आदि शाखाओं का संश्लेषित रूप है, जिसको इस रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय सीवल राइट, H.J. मूलर, डॉग जेट्स, R.B. गोल्डस्मिथ, J.S. हक्सले, अरे फिशर और J.B.S. हाइडेन, अर्नेस्ट मायर और G. स्टेबिन्स को जाता है। धन्यवाद छात्रों। मैं प्रेम सिंह चौहान से आचार्य प्राणी शास्त्र ने आपके साथ विवेचना प्रस्तुत करी है डार्विनवाद की। अपेक्षा करते हैं ये डार्विनवाद का अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।